इस ऐतिहासिक चर्चा में आपका स्वागत है। जरा एक पल के लिए एक ढलते हुए सुनहरे सूर्यास्त की कल्पना कीजिए। सूरज की वो गरम नारंगी रोशनी सदियों पुरानी सफेद संगमरमर की जटिल राजपूत वास्तुकला पर पड़ रही है। सच में ये एकदम किसी महाकाव्य या सिनेमाई दृश्य जैसा लगता है ना? जहाँ कला, बेइंतहा ताकत और प्रकृति का एक बहुत ही खूबसूरत संगम होता है। आज हम राजस्थान की उसी शाही वास्तुकला की भव्य दुनिया में कदम रखने वाले हैं। ये सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी अपने पूरे शाही रौब के साथ खड़ी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। आज की इस पूरी चर्चा में हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले राजस्थान के अपने खुद के क्षेत्रीय ताजमहल, उसके बाद इन शाही इमारतों की असली बनावट और संरचना, फिर चलेंगे राज्य के कुछ सबसे विशाल और भव्य महलों की ओर, और आखिर में अगर हम खुद इस शाही यात्रा पर जाना चाहें तो उसकी योजना कैसे बनाई जाए। आप जरा इस नज़ारे को देखिए। ये जोधपुर का मशहूर जसवंत थड़ा है, जिसे लोग प्यार से राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। बस सोचिए, एक गरम सुनहरे नारंगी आसमान के नीचे ये राजसी सफेद संगमरमर का स्मारक कैसे चमक रहा है। इसके गुंबद और बारीक नक्काशी पास की शांत झील में एकदम शीशे की तरह झलक रहे हैं। और वो जो रेगिस्तानी हवा में उड़ती हल्की सी धूल और कोहरा है ना, उसके बीच उड़ते पक्षी, पारंपरिक रंग बिरंगी पगड़ी पहने शाही राजपूत योद्धा और ऊंट, ये पूरा नज़ारा आपको सीधे एक भव्य ऐतिहासिक दौर में ले जाता है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक स्मारक नहीं है, ये एक पूरी संस्कृति की धड़कन है। तो चलिए अपनी चर्चा के पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान के क्षेत्रीय ताजमहल, जो आगरा की सीमाओं से कहीं आगे की कहानी कहते हैं। देखिए, जब भी प्यार और संगमरमर की बात आती है तो पूरी दुनिया आगरा के ताजमहल को याद करती है। लेकिन क्या हमें पता है कि राजस्थान के पास भी ऐसे ही कुछ लाजवाब स्थानीय स्मारक हैं? जी हाँ, एक तरफ वो वैश्विक प्रतीक है और दूसरी तरफ है जोधपुर का जसवंत थड़ा और कोटा का शानदार अबलीमेणी महल। हो सकता है ये आकार में थोड़े अलग हों, लेकिन स्थानीय लोगों के दिलों में इनका सम्मान किसी भी तरह से कम नहीं है। ये आगरा वाले ताजमहल की कोई कॉपी नहीं है, बल्कि ये सफेद संगमरमर और बेहतरीन शिल्प कौशल के जरिए प्यार और शाही सम्मान को अपने एकदम ठेठ राजस्थानी अंदाज में पेश करते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, शाही वास्तुकला की संरचना, यानी राजपूत और मुगल शैलियों का वो बेहतरीन मिश्रण। खैर, जब भी हम राजस्थान की वास्तुकला की बात करते हैं तो एक शब्द बार बार आता है, छतरी। अब ये बारिश से बचने वाली छतरी नहीं है। वास्तुकला की भाषा में छतरियां दरअसल ऊंचे गुंबद के आकार के मंडप होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में और खासकर राजस्थान में ये सिर्फ सजावट का सामान नहीं थे, इन्हें बड़े ही सम्मान के साथ शाही स्मारकों के रूप में बनाया जाता था। जब भी हम राजस्थान के किसी शहर को दूर से देखते हैं तो आसमान को छूती हुई यही छतरियां उस जगह को एक असली रॉयल वाइब देती हैं। इन शाही इमारतों के अगर हम मुख्य वास्तुशिल्प तत्वों को देखें तो ये दरअसल कई चीजों का एक मास्टर क्लास है। इसमें मजबूत राजपूत नींव है जो इन्हें किसी अभेद्य किले जैसा बनाती है। साथ ही इसमें मुगल वास्तुकला की वो नाजुक और जटिल नक्काशी भी शामिल है। पर सबसे दिलचस्प बात क्या है? इनकी रणनीतिक पर्यावरण इंजीनियरिंग। मतलब उन्होंने सिर्फ दिखने में सुंदर इमारतें ही नहीं बनाई, बल्कि उन्हें ऐसा डिजाइन किया कि वो राजस्थान की उस भयंकर गर्मी और कठोर जलवायु में भी बिल्कुल ठंडी और आरामदायक रहें। है ना कमाल की बात? चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, राज्य के भव्य महल, यानी विशाल शाही एस्टेट। अभी हमने जिस पर्यावरण इंजीनियरिंग यानी प्राकृतिक कूलिंग की बात की थी, उसका शायद सबसे जबरदस्त उदाहरण है ऐतिहासिक खेतड़ी महल। रेगिस्तान की उस चिलचिलाती गर्मी के बीच बिना किसी आधुनिक एसी के इस महल को पूरी तरह से विंड कूल्ड यानी हवा से ठंडे होने वाले डिजाइन के साथ बनाया गया था। इसके खुले गलियारे और मेहराबों को इस चतुराई से बनाया गया था कि वो बहा की हवा को पकड़कर पूरी इमारत में घुमाते थे। सच में ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो आज के दौर के आर्किटेक्ट्स को भी हैरान कर दे। अब खेतड़ी महल के इस चतुराई के बाद जरा राजस्थान के कुछ सबसे विशाल महलों की तरफ नजर डालते हैं, खासकर जयपुर का सिटी पैलेस और उदयपुर का सिटी पैलेस। अगर हम वहां जाएं तो हमें एहसास होगा कि ये सिर्फ महल नहीं है, ये तो अपने आप में पूरे के पूरे छोटे शहर हैं।
ये राजस्थानी डिजाइन के ऐसे जीते जागते उदाहरण हैं जहाँ का हर एक आंगन, हर एक दरवाजा और दरबार कक्ष अपने समय की बेहिसाब दौलत, ताकत और कला की कहानी चीख चीख कर कहता है। इन सब चीजों का अध्ययन करने वाले ऐतिहासिक स्रोत बिल्कुल सही कहते हैं कि ये रिकॉर्ड एक यात्रा और शैक्षिक संसाधन के रूप में काम करते हैं, जो राजपूत और मुगल प्रभावों का विवरण देते हैं, जो क्षेत्र के शाही इतिहास को परिभाषित करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये महल सिर्फ ईंट पत्थर की पुरानी इमारतें नहीं हैं, ये इतिहास की खुली किताब हैं जो हमें बताती हैं कि राजपूत और मुगल संस्कृतियों के मिलने से राजस्थान का ये अनोखा शाही इतिहास कैसे गढ़ा गया। और अब हमारे आज के विश्लेषण का चौथा और आखिरी हिस्सा, एक शाही यात्रा की योजना बनाना और उससे जुड़ी कुछ बहुत ही जरूरी बातें। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद अगर हमारा मन करे कि जाकर इन जगहों को देखा जाए, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि मौसम। सही मौसम चुनना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि हमें पसीना ना आए, बल्कि ये रेगिस्तान की उस खतरनाक गर्मी से बचने के लिए बेहद जरूरी है। और दूसरी सबसे अहम चीज है वहां जाने का सही समय। अगर हमें वही एकदम जादुई, सुनहरी और सिनेमाई सूर्यास्त वाली रोशनी देखनी है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, तो हमें समय का पक्का होना पड़ेगा। अगर हम अपनी इस यात्रा को एकदम परफेक्ट बनाना चाहते हैं, तो बस इन 3 आसान चरणों को फॉलो कर सकते हैं। पहला कदम, अब्लिमिनी महल जैसे उन शानदार लेकिन थोड़े कम जाने माने स्थलों के बारे में थोड़ा रिसर्च करें। दूसरा कदम, वहां जाने का सही समय या साइट टाइमिंग नोट कर लें। और तीसरा, अपनी ट्रिप को ऐसे मौसम में प्लान करें जो वहां के उस ऐतिहासिक और शाही माहौल में एकदम जान डाल दे। बस इतना कर लिया तो समझ लीजिए ट्रिप सफल हो गई। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले आइए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। सदियों से सीना ताने खड़े ये संगमरमर के गुंबद और हवा से ठंडे होने वाले ये महल आखिर हमें हमारी विरासत, कला और पहचान के बारे में क्या सिखाते हैं? जरा सोचिए, जब भी हम इन स्मारकों को देखते हैं तो हम सिर्फ पुराने पत्थर नहीं देखते, हम इंसानी जज्बे को देखते हैं, उस कला को देखते हैं जो समय की मार झेलकर भी आज तक जिंदा है। मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको राजस्थान की इस शाही वास्तुकला को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।